Good morning, all of you. पेडागोजी ऑफ हिंदी का शिक्षण शास्त्र पेपर के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट हिंदी शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। दक्षता आधारित मूल्यांकन में प्रतिदिन कक्षा में शिक्षण के अंतर्गत छात्रों में दक्षता सिखाने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है, किंतु छात्रों की दक्षता के अतिरिक्त इनमें संज्ञानात्मक पक्ष, भाव पक्ष, क्रियात्मक पक्ष भी सम्मिलित होते हैं, जिनका मूल्यांकन दक्षता आधारित विधि से संभव नहीं होता। इसलिए छात्रों के चहुमुखी विकास हेतु व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। व्यापक मूल्यांकन की दृष्टि से छात्रों में निम्न पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट है व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण। इसके अंतर्गत समयबद्धता, नियमबद्धता, नैतिकता, उत्तरदायित्व की भावना, स्वच्छता एवं सहयोग, सत्यनिष्ठता, नियमितता, समाज सेवा आदि गुण सम्मिलित है। पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं इसके अंतर्गत वाद विवाद, खेलकूद, भाषण, नाटक, तैरना, स्काउटिंग तथा कार्यानुभव आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं, जिनका मूल्यांकन अति आवश्यक होता है। स्वास्थ्य विवरण इसके अंतर्गत लंबाई, भाव, स्वास्थ्य तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास आदि सम्मिलित है। फोर्थ पॉइंट है छात्र की अभिरुचियाँ। इसके अंतर्गत साहित्य, संगीत, कला तथा प्रकृति दर्शन सम्मिलित है। फिफ्थ पॉइंट है अभिव्यक्तियाँ। इसके अंतर्गत समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता सम्मिलित है। हिंदी शिक्षण में सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन योजना को निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहते हैं। सतत मूल्यांकन का आशय उस परीक्षण से है जिससे छात्र के अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रतिमाह लेखा जोखा लिया जाता है। सतत मूल्यांकन पद्धति में आमतौर पर संपूर्ण पाठ्यक्रम को 10 इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक माह में उस इकाई का अध्यापन कराने के बाद स्वाभाविक रूप में परीक्षण किया जाता है, जिसका व्यवस्थित अभिलेख रखा जाता है। वर्ष के अंत में संपूर्ण मूल्यांकन के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में सतत मूल्यांकन पद्धति कहीं कहीं प्रचलित है, किंतु यह उस रूप में नहीं है जैसा कि सतत मूल्यांकन के मौलिक स्वरूप में होना चाहिए। इसके मात्र ज्ञानार्जन के शैक्षिक कौशल का ही मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिकेतर उपलब्धियों का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता। कक्षोन्नति का एकमात्र साधन वार्षिक परीक्षा और उसके परिणाम होते हैं। इस प्रथा के अवांछित परिणामों से हम भली भांति परिचित हैं। सत्रांत में विद्यार्थियों द्वारा चुनिंदा पाठ्यांशों की पढ़ाई स्पष्टतः शैक्षिक लाभ के विपरीत है। संपूर्ण विद्यालय संकल्पना के कार्यक्रम में अंतर्निहित सतत मूल्यांकन इस समस्या का एक संभावित समाधान है। सतत मूल्यांकन के माध्यम से छात्र की योग्यता तथा अयोग्यता के बारे में नियमित रूप से उपयोगी तथ्यों का संकलन संभव हो सकेगा। इन तथ्यों का प्रयोग एक ऐसे उपचारात्मक शिक्षण नेतृत्व तथा समृद्ध शिक्षण के रूप में किया जा सकेगा, जिससे कि छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का
अधिकतम विकास किया जा सके और शिक्षा के उद्घोषित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इन पुनर्निवेशन फीडबैक से न केवल विद्यार्थी के मापन, वर्गीकरण एवं प्रमाणीकरण में सहायता मिलेगी, अपितु उसकी कार्यकुशलता एवं सफलता के स्तर को सुधारने की तथा इस प्रकार के रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा उसके अधिकतम विकास की व्यवस्था को भी सक्षम बनाया जा सकेगा। इस प्रकार सतत मूल्यांकन के परिणाम हमें शीघ्र प्राप्त हो सकेंगे और सतत व्यापक मूल्यांकन स्वयं लक्ष्य न होकर लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र होगा। विद्यार्थी परीक्षा के भय से मुक्त हो सकेंगे तथा सहज भाव से मूल्यांकन हेतु तत्पर। सतत मूल्यांकन का सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार पथ प्रशस्त करता है। यदि एक प्राथमिक शिक्षक अपने ज्ञान एवं कुशलता कार्यकुशलता की सहायता से मूल्यांकन का प्रयोग विद्यार्थी के ज्ञानार्जन की कठिनाइयों और उनके कारणों का निदान करने के लिए कर सके तो वह उचित उपचारात्मक साधन अपनाकर उसके प्रगति रोध एवं क्षति को कम कर सकता है और इस प्रकार उसे अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। सार्थक ज्ञान का अर्थ है विद्यार्थी की वांछनीय कार्यक्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास, जिससे कि वह भविष्य में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। सतत मूल्यांकन का परीक्षाएं हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश रूप में परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों को सफलता का मापन किया जाता है। इस मापन का उद्देश्य विद्यार्थियों का वर्गीकरण, प्रमाणीकरण और श्रेणीकरण होता है। विद्यार्थियों की कमजोरियों के निदानीकरण, शैक्षिक योजना की कुशलता की और ज्ञानार्जन आदि को सुधारने एवं निर्देश करने में परीक्षा का जो महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है उसकी लगभग पूर्ण रूप में अपेक्षा की जाती है। परिणाम स्वरूप समस्त शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा परक हो गया है। शिक्षकों के पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे किसी न किसी ढंग से विद्यार्थी को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करें। इस स्थिति को सुधारने के लिए सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत एक संभावित ढंग में शिक्षण एवं परीक्षा में इकाई पद्धति का प्रयोग हो सकता है। शिक्षण एवं परीक्षा में इकाई पद्धति के प्रयोग से इस समस्या का समाधान निकालने की क्षमता है, क्योंकि इससे शिक्षण अधिक उपयोगी, लक्ष्य आधारित हो सकता है और विद्यार्थियों की कमजोरियों के निदान तथा शैक्षिक उपचार एवं चुनिंदा पढ़ाई को प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। इससे मूल्यांकन को संपूर्ण शिक्षण और ज्ञानार्जन का अभिन्न अंग बनाने में सहायता मिलेगी। रटाई की अपेक्षा ज्ञानवर्धन को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा तथा शैक्षिक निवेश की प्रक्रिया स्वरूप में सुधार।
भाषाई कौशलों का मूल्यांकन है। भाषाई कौशलों का वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मूल्यांकन 1910 में आरंभ हुआ और उसके बाद थॉर्नडाइक, कोटिस, विंड्रो आदि ने जो परीक्षण विकसित किए हैं उनमें पठन, लेखन, वर्ण विन्यास, व्याकरण, मुहावरे व अवधि के परीक्षणों को मान्यता अविश्वसनीय सुधार के लिए अनेक तकनीकी परिष्कार किए गए हैं। फर्स्ट है मानकित और औपचारिक परीक्षण, सेकंड है अनौपचारिक या अध्यापक निर्मित परीक्षण। उसके उद्देश्य हैं भाषाई कौशलों के मूल्यांकन हेतु पठन के उद्देश्यों का मूल्यांकन, लेखन का मूल्यांकन और भाषा और श्रवण का मूल्यांकन, श्रवण के प्रशिक्षण, भाषाई कौशल परीक्षण प्रयोग, श्रवण अभ्यास। अब है प्रश्नों के आधार बिंदु। शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ आदिकाल से ही प्रश्न उत्तर के रूप में हुआ था और आज भी जिज्ञासु छात्र प्रश्न पूछता है तथा शिक्षक उसका उत्तर देता है। शिक्षक छात्र अधिगम की जांच हेतु अथवा पाठ्यवस्तु के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न करने हेतु प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछना एक आवश्यक शिक्षण कौशल है जिससे शिक्षक को सीखना चाहिए। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने इस प्रवृत्ति को सफलतापूर्वक अपनाया था। प्रश्नों का संकलन अर्थपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर अर्थपूर्ण प्रश्नों का अर्थ है कि प्रश्नों के पूछने में संरचना, प्रक्रम और उत्पाद तीनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बोसिंग के अनुसार प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती। फिर ये रमन बिहारी लाल के अनुसार अगर हम कहें कि बिना प्रश्नोत्तर के शिक्षण क्रिया ही नहीं होगी तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रश्न पूछना तथा उनका उत्तर निकलवाना भी एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कौशल है। इसका संबंध केवल शिक्षण से ही नहीं अपितु मानव जीवन के प्रत्येक क्रिया क्षेत्र से है। कुशल अधिवक्ता प्रश्नों के माध्यम से सच को निकलवा लेता है तो कुशल मनोचिकित्सक या मार्गदर्शक व्यक्ति के मन में छिपी हुई बातों को तथा चयनकर्ता संबंधित क्षेत्र की जानकारी को शिक्षा एवं शिक्षण के क्षेत्र में भी प्रश्न कम महत्वपूर्ण नहीं है। शैक्षणिक क्रियाओं की दृष्टि से कभी प्रश्न विद्यार्थियों का ध्यान विषयोन्मुख करने की दृष्टि से प्रस्तावना के रूप में पूछे जाते हैं तो कभी किसी अध्ययन बिंदु के विकासार्थ उस अंश को समझाने की दृष्टि से और कभी मूल्यांकन के रूप में यह जानने हेतु पाठ्यांश की विषय वस्तु की सीमा तक विद्यार्थियों के समझ में आ रही है। अब ये प्रश्न पूछने के उद्देश्य शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने के उद्देश्य निम्न हैं। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना ताकि वे पाठ के विकास में सहयोग दे सके। विद्यार्थियों का ध्यान पाठ पर केंद्रित करना। विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु प्रेरित करना। नवीन जानकारी अथवा ज्ञान ग्रहण हेतु पाठ में छात्रों की जिज्ञासा उत्पन्न करना। विद्यार्थियों की कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने में भाषा संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हो उनका आधार संगत ढंग से निवारण करना। विद्यार्थियों की कठिनाइयों आदि का पता लगाना ताकि निवारण किया जा सके और शिक्षण में सजीवता एवं रोचकता लाना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की संकोचशीलता को दूर करना। शिक्षण के साथ साथ प्रश्न पूछकर इस बात का पता कि वे पाठ को समझ भी रहे हैं अथवा नहीं, यदि नहीं तो क्यों, और यदि हाँ तो किस सीमा तक। पाठ को समझाने के पश्चात इस बात का पता लगाना कि शिक्षण पूर्व पाठ के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति हुई अथवा नहीं, और यदि हुई तो किस सीमा तक। विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रश्न पूछने हेतु उत्प्रेरित करना कि पाठ को समझाने के पश्चात भी यदि कोई शंका अथवा समस्या रह गई हो तो वे खुलकर पूछे ताकि उनकी शंकाओं का निवारण किया जा सके। प्रश्नों के प्रकार। फर्स्ट है समस्या।
समाधान प्रश्न। समस्या समाधान प्रश्नों के बारे में छात्रों के समक्ष उन प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाता है जिनमें छात्रों को विभिन्न विचार विश्लेषणात्मक ज्ञान की आवश्यकता है। आपको किन जीवन मूल्यों पर गर्व है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए छात्रों को सर्वप्रथम जीवन मूल्यों का अर्थ एवं प्रकार जानने होंगे। इसके बाद शिक्षक द्वारा उन मूल्यों पर विचार किया जाएगा जिनको छात्र उपयुक्त समझता है। इस प्रकार छात्रों की रुचि एवं योग्यता के बारे में विचार किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों की राय एवं छात्रों के विचार जाने जाते हैं, जैसे वर्तमान में लोकतांत्रिक मूल्यों की समाज में क्या उपयोगिता है। विचार प्रकट कीजिए। पाठ्यक्रम में निहित आदर्शवादी मूल्यों की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत कहानी में निहित प्रमुख नैतिक शिक्षाएं कौन कौन सी हैं समझाइए। या इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में तार्किक योग्यता का विकास होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में छात्र यह विचार करता है कि वह जिस मूल्य को चाहता है या पसंद करता है उसके मूल में कौन कौन से कारण नहीं थे। विभिन्न प्रकार की समस्या समाधान संबंधी विधियाँ एवं युक्तियों का वह मूल्यांकन करने का प्रयास करता है, जिसके आधार पर विधियों को उचित एवं अनुचित ठहराता है। इस प्रकार के प्रश्नों में मूल्यों के साथ अपने विचारों को संबद्ध करते हुए उनकी सार्थकता प्रकट करता है। सेकंड है सृजनात्मक चिंतन वाले प्रश्न। विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक प्रश्नों के माध्यम से प्रशिक्षुओं के द्वारा यह प्रयास किया जाता है छात्रों में पाठ्यक्रम के अनुरूप सृजनात्मक योग्यता का विकास हो सके। इसके लिए छात्रों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि उनमें किसी कार्य के प्रति नवीन अवधारणा का विकास कर सके। सृजनात्मक निम्नलिखित योग्यताओं का विकास संभव होता है। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में तथा वे नवीन नियम एवं सिद्धांतों का सामान्यीकरण करते हैं। सृजनात्मक प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में नवीन प्रतिरूपों एवं चित्रों की निर्मित करने की योग्यता विकसित होती है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न नवीन वस्तुओं के लिए सृजनात्मक क्रियाओं की ओर संकेत करते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में विभिन्न प्रकार के मौलिक एवं नवीन विचार प्रस्तुत करने की योग्यता विकसित होती है। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक प्रश्नों के लिए वह विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं पर विचार कर सकता है। किसी भी सृजनात्मक प्रश्न के संदर्भ में वह पूर्व कथन करने की स्थिति में भी होता है। सृजनात्मक प्रश्नों में छात्रों के समक्ष अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है जिनको शांत करने के लिए वह अनुमान लगाता है। सृजनात्मक प्रश्नों में छात्रों द्वारा मौलिक संप्रेषण की योग्यता विकसित होती है। इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में नवीन योजनाओं हेतु विचारों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सृजनात्मक प्रश्नों के माध्यम से वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता प्राप्त करता है। इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से वह अमूर्त संबंधों को भी समझता है। थर्ड है काल्पनिक प्रश्न। बालकों की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की कल्पना से युक्त गतिविधियाँ दृष्टिगोचर होती है। दूसरे शब्दों में बालक अपने पर्यावरण के संबंध में जिज्ञासा रखता है। शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से प्रकट होता है। जैसे एक बालक को गांधी जी का चित्र दिखाकर पूछता है कि गांधी जी का चित्र सभी स्थानों पर क्यों लटका रहता है, गांधी जी संपूर्ण देश के पिता क्यों थे। तो एक बालक प्रश्नों के रूप काल्पनिक रोचकता के अनेक उदाहरण विभिन्न प्रकार के प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फोर्थ है विचारोत्तेजक प्रश्न। विचारोत्तेजक प्रश्नों का संबंध सामान्य रूप से क्यों, कैसे तथा कारणों से संबंधित होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को उच्च श्रेणी के प्रश्न माना जा सकता है। इसलिए
प्रशिक्षुओं से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग बड़ी कक्षाओं के लिए उनको करना चाहिए। इसके माध्यम से तर्क एवं चिंतन का विकास संभव होता है। इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में विभिन्न प्रकार के तथ्यों को एक दूसरे से संबद्ध करने की योग्यता विकसित होती है, जिससे नवीन तथ्यों का निर्माण करने में सक्षम होता है। विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक प्रकरणों का विश्लेषण करके वह उनको स्पष्ट करने का प्रयास करता है। विवेचनात्मक प्रश्नों के माध्यम से छात्र अनेक प्रकार के निष्कर्षों पर पहुँचता है। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार के अंशों को समग्रता से संबद्ध करता है। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझता है तथा उनके विशेष उपयोग को समझते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के तथ्यों की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 5th, परिवेशीय सजगता वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों का तब किया जाता है जब छात्र द्वारा गलत उत्तर देने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस स्थिति में शिक्षक द्वारा छात्रों को सही उत्तर देने के लिए प्रयास किया जाता है। इसके उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। परिवेशीय स्वच्छता पर ध्यान न देने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई उत्तर नहीं। मलेरिया बुखार क्यों आ जाता है? मच्छर के काटने से। मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं? गंदे परिवेश में। तो इस प्रकार अनुमोदन की अनुक्रिया से शिक्षक द्वारा प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर है गतिविधि आधारित प्रश्न। गतिविधि आधारित प्रश्नों का प्रमुख उद्देश्य कक्षा व्यवस्था संबंधी कार्यों से होता है। इसमें शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर छात्रों के समक्ष शैक्षिक वातावरण उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में शिक्षकों का प्रभुत्व पाया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। इनका पृथक पृथक उद्देश्य होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य छात्रों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना होता है तथा कार्य के प्रति उत्तरदायित्व उत्पन्न करना होता है। जैसे कक्षा की सफाई कौन करेगा? क्या आप अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 36 खोलेंगे? क्या आप पुस्तक पढ़ेंगे? सामान्य रूप से छात्रों से शिक्षक द्वारा अनेक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि किसी विषय के विश्लेषण एवं व्याख्या से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य छात्रों की तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना होता है। जैसे सूर्य ग्रहण क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर छात्रों से न आने की स्थिति में छात्रों के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही शिक्षक इसका उत्तर प्रारंभ कर देता है। प्रत्यास्मरण संबंधी प्रश्नों के संदर्भ में छात्रों से पूछे जाने वाले प्रश्न उनकी पूर्व स्मृति से संबंधित होते हैं, जिनका संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान होता है। आपको ये जो वीडियो टाइम टू टाइम मिल रहे हैं डेट के अकॉर्डिंग डाला करें। अभी आपका इसका प्रश्न लघुत्रात्मक प्रश्न असाइनमेंट नोट कीजिए। फर्स्ट प्रश्न है लघुत्रात्मक। एक अच्छे मूल्यांकन के क्या मापदंड होते हैं? एक अच्छे मूल्यांकन के क्या मापदंड होते हैं? सेकंड प्रश्न है निबंधात्मक। हिंदी की लिखित परीक्षा में हिंदी की लिखित परीक्षा में अच्छे प्रश्न पत्र के गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। हिंदी की लिखित परीक्षा में अच्छे प्रश्न पत्र के गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसकी आपकी 3 वीडियो बनेगी। 2 वीडियो हो चुकी है, तीसरी एक और रहेगी। इससे आपका ये कोर्स
कंप्लीट हो चुकेगा और फिर कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। पेडागोजी के सारे सब्जेक्ट के अंतर्गत ये 3 मिनट मैंने करवा दी थी आपको, तो सभी सब्जेक्ट में एक जैसी ही है। सिर्फ कुछ सब्जेक्ट पेडागोजी के ऐसे हैं उसमें आपके ये अलग से है, इसलिए वो आपको ध्यान देना है। तो अलग अलग फैकल्टी आपकी टीचर, सब्जेक्ट टीचर है, इसको करवा रही है।